బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రి रविशंकर प्रसाद మాట్లాడుతున్నారు రాజ్యసభలో. ఆ లైవ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. एक क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको देंगे पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो बाकी स्थिति है. और 16 में एक क्लॉज 6 ऐड कर रहे हैं जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जगह दे रहे हैं इन एडिशन टू जो SC/ST है. और सबसे बड़ी बात क्या है इस बिल में कि अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है SC/ST और OBC के लिए वो बरकरार रहेगा, उसको जहां भी नहीं छू रहे हैं. आज इट इज रहेगा. अब जरा मुझे बोलना, कृपया 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 नहीं, जगह पर बैठकर ना बोले, महत्वपूर्ण बात हो रही. कृपया कृपया शांत रहें. सर, इसमें दो बातें और आती हैं. क्या संसद को अधिकार है या नहीं कि जो प्रियम्बल में प्रावधान है, जो आर्टिकल 46 में प्रावधान है, उसमें इस देश के हम उन गरीबों की चिंता करें जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है. आज मैं देश की राजनीति के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं. क्यों कहना चाहता हूं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बहुत सारे जो पिछड़ों के आंदोलन हुए उनके पीछे वो लोग खड़े थे जो अगली जाति से आते थे, क्योंकि सामाजिक न्याय में उनकी आस्था थी. आज ये सच्चाई नहीं है कि हमारी पार्टी ने प्रामाणिकता से विचार किया कि कई स्टेट में ऐसे मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाया जो पिछले वर्गों से आया करते थे. ये राजनीतिक सच्चाई है. और ये मैंने कहा खाली हम ही ने किया, बाकी लोगों ने भी किया होगा. अब कांग्रेस पार्टी से मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझसे बहुत बातें पूछी गई. ये भी सोच रहे थे, ये पूरा जो रिपोर्ट इन्होंने कमीशन बैठाया था, माननीय उपसभापति जी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें सिन्हो कमीशन ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात कही थी और बाकी वेलफेयर मेजर्स की बात कही थी. यह रिपोर्ट 22 जुलाई 2010 को सबमिट की गई यूपीए सरकार के मंत्री को सरकार के विचार के लिए. किसने रोका था आपको? आप 10 में एक साल पहले दोबारा जीत के आए थे. आप हमसे तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं, अभी क्यों ला रहे हैं, अभी क्यों ला रहे हैं. आपको किसने रोका था 10 में कार्रवाई नहीं करने के लिए? माननीय उपसभापति जी, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ करके विस्तार से आपका सदन का समय नहीं लूंगा. सिर्फ एक बात कहूंगा, इसमें जो चेयरमैन थे मेजर जनरल सुनो, उन्होंने साफ लिखा है बाकी मेंबर्स के साथ कि हम लोग देश भर में गए, हर राज्य सरकार से बात किया, पूरे गैर आरक्षित वर्गों के इकोनॉमिक स्थिति का विचार किया, नेशनल सैंपल सर्वे डाटा का विचार किया, और सब कुछ विचार करने के बाद हम ये आए हैं. उपसभापति जी, मैं आपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं. हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने अपने तरीके से देश को समझने की कोशिश की है. क्या यह सच्चाई नहीं है कि क्या अगड़े वर्ग के लोग क्या ब्राह्मण राजपूत मजदूर हैं कि नहीं? मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं. अच्छा ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा है. कृपया कृपया बीच में टिक्का टिप्पणी न करें. माननीय मिस्त्री जी, सीट पर बैठकर टिक्का टिप्पणी करना, आप अनुभवी आदमी हैं, मुझे टिप्पणी नहीं. तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह हमें बताइए आप कि कोई सरकार अगर जिम्मेवारी से काम करे. कृपया कृपया अपनी जगह बैठे. क्षेत्रों में पुरिया जी जाइए, देखिए कितने लोग सफाई कर्मी ब्राह्मण उठा देखिए. आप कृपया बहस को चलने दें. माननीय उपसभापति जी, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच्चाई है कि अगले वर्ग के लोग भी गरीबी में हैं. गांव में जाइए, आपको अगले वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे. मैं भी विद्यार्थी से कार्य करता रहा हूं, बहुत दिन हो गया जेपी मोर्चन से काम करते हुए. मैं इस सदन में कहता हूं, घूमता हूं तो देखता हूं कितने गरीब लोग हैं. उनको भी अवसर मिलना चाहिए. अगर हमारी सरकार ने आज सोचा है और बाकी सदन सोच रहा है, इसमें गलत क्या है? इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए? और अगर आपने 5 साल कोई काम नहीं किया तो हम कर रहे हैं, तो सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा. अच्छा होता आप ये कर देते, हमारे लिए काम नहीं छोड़ते. तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है. माननीय सभापति जी, संविधान के जब हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करते हैं तो यह हमारा अधिकार है, ये सदन का. अभी तक जो संविधान की सोच थी उसमें क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं,
उनको आपने आरक्षण दिया, और जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको वो भी आरक्षण दिया और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया। उपसभापति जी देखिए, संविधान को बनाने वालों को सही में बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया पढ़ाई में और सरकारी नौकरी में, लेकिन उन्होंने विधानसभा लोकसभा रिजर्वेशन दिया सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी को, क्योंकि वो जो समाज बनाना का सोच रहे थे इस संविधान के माध्यम से, उस समाज के सारे खंभे मजबूत हों। तो उनको लगता था कि बाकी तो समाज चलेगा, एसटी एससी को और आगे बढ़ाने के लिए हम उनको संसद में और विधानसभा में जगह देनी पड़ेगी। मैं आज कोई बहस करने को नहीं हूं, अच्छी बात है, बाकी स्टेट भी देना रिजर्वेशन जरूर देना चाहिए। अभी हमारे आरसीपी सिंह ने बिहार की बात की, अच्छा किया। हमारे कई प्रदेशों ने बहुत अच्छा काम किया है, हो सकता है बाकी प्रदेशों ने भी किया होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी वर्ग आगे बढ़ें। एक मैं सोच रहा था कि किसी की टिप्पणी में क्लैरिफिकेशन आएगा। यह संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तन है, यह सिर्फ हिंदुस्तान सरकार की नौकरी के लिए नहीं उपसभापति जी, यह प्रदेश सरकार की नौकरी पर भी लागू होता है, यह समझने की जरूरत है। और इसीलिए जो इसमें एक प्रोविजन है जिसको नहीं पढ़ा गया, क्लॉज 2 में, फॉर द एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं, for the purposes of this article and article 16, economically weaker section shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. तो किसी राज्य को यह अधिकार है, 8 लाख पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। कोई प्रदेश सरकार कह सकती है कि भाई हम अपने यहां तो 5 लाख ही रखेंगे राज्य की नौकरी के लिए, आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको संविधान दे रहा है। तो इस पर जब भारत एक फेडरल कैरेक्टर का देश है जहां केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, लेकिन प्रदेश में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अब आपको इसके बाद यह बंधन देना पड़ेगा कि उनके लिए 10% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उसके मानक क्या होंगे, यह मानक राज्य सरकार तय करेगी। तो ये इनेबलिंग एटमॉस्फेयर हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करके कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, मैं अब थोड़ा लेकिन पर बोलना चाहता हूं। हम सभी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अरे समर्थन करना है तो खुल के करो भाई, इसमें क्या दिक्कत है, आराम से खुल के करो। ठीक है, हम लेट आए मान लिया, तो लेट भी आए तो दुरुस्त तो आए, उस पर क्या परेशानी है भाई। तो ये लेकिन अगर इतिहास, आज का दिन माननीय उपसभापति बदलाव का दिन है, ये संसद लोकसभा और आज इतिहास बना रहे हैं, और हम लोग जो मेंबर यहां बैठे हुए हैं, आज से 15, 20, 25 साल बाद जब इस पूरे ऐतिहासिक संविधान के मौलिक अधिकारों के बदलाव पर चर्चा होगी तो इस सदन की चर्चा होगी, और इस सदन की चर्चा अगर कोई कोर्ट में चैलेंज होगा तो वहां भी देखा जाएगा। तो आज तो बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है, तो इतिहास बना रहे हैं तो समर्थन करिए, तो खुल के करिए, फिर लेकिन का क्या बात है, ये मुझे समझ में नहीं आता। उपसभापति जी, राजनीतिक चर्चा तो हमारी होती रहती है, बार बार होती है, और उस पर हम क्या बोलें। विरोध करने वालों का काम है विरोध करना। अब बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सवाल उठा रहे थे। उपसभापति जी, आज कुछ मुझे पीड़ा हुई है, और मुझे बहुत गर्व से कहना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक काम तो किया ही है। इस सरकार ने एयरफोर्स के प्लेन के पायलट बनने का अधिकार बेटियों को दिया। इस सरकार ने 26 जनवरी की परेड में बीएसएफ की महिला अधिकारियों को सम्मान दिया कि तुम राजपथ पे करो। लेकिन बड़ी बात, इस देश की विदेश मंत्री महिला है, इस देश की रक्षा मंत्री महिला है, इस देश में इतनी महिलाएं मंत्री हैं, यह काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। यह हम बात करते हैं इंपावरमेंट का। बंगाल का चीफ मिनिस्टर महिला है। कृपया कृपया शांति बनाए रखें, कृपया। माननीय सभापति जी, आज तक महिलाओं के डिग्निटी के लिए चिंता की गई थी। आज सदन में मैं एक नंबर देना चाहता हूं उपसभापति जी। 15 अगस्त 1947 के बाद से 26 मई 2014 तक इस देश के गांव में 6 करोड़ 25 लाख टॉयलेट बने। 15 अगस्त 47 से 26 मई
16 तक 14 तक, और उसके बाद से कितने बने अपनी जगह पर जी? नहीं, नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारी सरकार में 9 करोड़ 45 लाख टॉयलेट बने हैं 4.5 साल में। ये सफाई जो महिलाएं बाहर जाया करती थी, ये सही नहीं। प्लीज अपनी जगह बैठ जाए, आप बैठ जाए। अब तक बहुत सुचारू रूप से चलती रही, हर एक ने एक दूसरे की बातें सुनी। आप बैठिए नीरज जी अपनी जगह, आपकी बात रिकॉर्ड पे ले जाएगी। आप प्लीज बैठिए। जो महिलाएं पहले खुले में जाया करती थी शर्मिंदगी के साथ, रात के अंधेरे में जाती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी चिंता की है। यह है महिला सशक्तिकरण। आज ये देखिए, जो मैटरनिटी लीव है उसको हम लोगों ने 6 मंथ बढ़ाया है। तो आज में ये जो पूरी मुद्रा योजना है, इसमें 15 करोड़ 26 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लगभग 7 लाख 30 करोड़ रुपए दिए हैं। 7 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसको लेने वालों में 74% बेनिफिशियरी वुमेन है, एसटी है, एससी है, माइनॉरिटी है। तो ये तो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब हमारे बड़े अंतरंग मित्र सरकार की नौकरी है और जो राज्य सरकारों की नौकरी है, ये दोनों पर ये आज का अमेंडमेंट बंधनकारी होगा, जो आज से पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे। अब मैं एक बात, 61 लाख नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रेलवे में 1,30,000 तक की नौकरी प्रोसेस में है कि नहीं, मुझे आप बता दीजिए। आज हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उनके समय में 2 फैक्ट्री थी, आज 127 फैक्ट्री हो गई है। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, मुझे बताइए आप। मुद्रा की बात मैं आपसे कर चुका। आप मुझे ये बताएं कि आज देश में डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल पेमेंट दुनिया देख रही है, उसमें लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सड़कें बन रही हैं, अधिक उनकी तुलना दुगनी बन रही हैं, तो लोगों को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की आवास योजना से हो रहा है कि नहीं। आज हवाई चप्पल पहनने वाला विमान में उड़ रहा है, क्योंकि नए नए विमान के अवसर आ रहे हैं। नौकरी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर में जो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस की बात होती है, 12 लाख बच्चे काम करते हैं लगभग 3.25 लाख सीएससी सेंटर में, जिसमें 60,000 हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये हम लोग ये हैं और ये बदलाव किए हैं और ये बदलाव हम लोग करेंगे। पुष्पावती जी, इस पर मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैंने थोड़ी बात इसलिए कही कि डेरिक जी ने बहुत शब्दों का, हम लोग बहुत बोल सकते हैं, उसके लिए अगले अवसर पर हम बहस करने को तैयार है, जब बजट आएगी और राष्ट्रपति जी का भाषण होगा तो धन्यवाद भी सब आएंगे। लेकिन एक बात हमसे पूछेगी कि अभी क्यों लाए हो, इसका जवाब देना जरूरी है। ये बताएं, अगर आप समय से नहीं लाए, हम आपके लिए लेट से ही लाए, तो इस पर हमें हिम्मत तो दिखाया। नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि गरीबों के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास की हम चिंता करते हैं। लेकिन डेरिक बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां में बहुत है, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग इस योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको। जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा, देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कपिल सिब्बल जी।